तो जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हुए थे, वहां पर हम श्वसन के बारे में पढ़े हुए थे, और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, परिवहन स्टार्ट करने वाले हैं। और परिवहन में हम आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और इस फर्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि परिवहन क्या है। हम इस फर्स्ट लेक्चर में जानने वाले हैं कि परिवहन क्या है। तो चलिए समझते हैं परिवहन क्या है। ठीक तो चलिए परिवहन क्या है इसको हम समझते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हम लोग अब तक क्या पढ़ चुके हैं। तो हमारा इस बायोलॉजी में वर्ग 10 के बायोलॉजी में, जो कि भारतीय भवन पैटर्न पर आधारित है, और इसी पैटर्न के आधार पर हम सारे लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो उसमें देखना है आपको ये कि पहले चैप्टर में हम पढ़े हुए हैं जैव प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में। दूसरे चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़े हैं? श्वसन के बारे में। और ये हमारा तीसरा चैप्टर है परिवहन। तीसरा चैप्टर है कौन सा? परिवहन। इस परिवहन को समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट समझेंगे। पॉइंट ये है कि हम जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं उन सजीवों में जीवित रहने के लिए या जीवित प्राणियों में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हम पढ़े थे, इसमें क्या पढ़े थे कि पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार कितने हैं, सजीवों में पोषण किस प्रकार से होता है। फिर इसमें हम देखें कि केवल पोषण के हो जाने से उनके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ऊर्जा की प्राप्ति तब होती है कि जब उनमें पोषण हो गया, अर्थात भोजन का पाचन हो गया। तो पाचन के फलस्वरूप उनके शरीर में जो ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज से कैसे एनर्जी मिला, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े कि हमारा जो ग्लूकोज था वह ग्लूकोज टूटा, और उसके टूटने से क्या प्राप्त हुआ? ऊर्जा प्राप्त हुई। इस चैप्टर में ये पढ़ना है हमें कि जो हम ऊर्जा प्राप्त किए कोशिकाओं से, कोशिकाओं को जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वह ऊर्जा क्या किसी एक जगह पर प्राप्त हुई कि वह विभिन्न जगहों पर प्राप्त हुई, कि क्या, जैसे कि हम पढ़े हुए हैं कि ये पोषण में हम पढ़े हैं कि भोजन जो है वह पचता कहाँ पर है? छोटी आंत में पचता है, और छोटी आंत में ही सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि क्या छोटी आंत में भोजन चला गया, भोजन का पाचन हो गया, और छोटी आंत में श्वसन हो गया, तो क्या शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा मिल जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है, वह पचा हुआ भोजन किस प्रकार से हमारे संपूर्ण शरीर में पहुँचेगा, और किस प्रकार वह हमारे शरीर में पहुंच रहा है, तो पहुंचाने में क्या मदद कर रहा है। जो मदद करेगा वो होगा ट्रांसपोर्टर, और ट्रांसपोर्टर के द्वारा जो सिस्टम बना उसे बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, परिवहन तंत्र। हालांकि हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन जीवित प्राणियों में हम जानते हैं कि जीवित प्राणियों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। जीवित प्राणियों में क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं होती हैं। उपापचयी क्रियाएं होती हैं। अब अगर हम बात करें कि उपापचयी क्रियाएं क्या है, तो वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों की रक्षा होती है। ठीक है। या फिर हम पढ़े हुए हैं जैव प्रक्रम में कि जैव प्रक्रम हमारा क्या है। तो जैव प्रक्रम में हम पढ़े हुए थे कि वह प्रक्रिया जिससे जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। यही पढ़े थे ना? जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है? पोषण का जैव प्रक्रम कहलाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर हमारी उपापचयी क्रिया कहलाएगी। और उपापचयी क्रियाओं में हमारा क्या क्या आता है? तो उपापचयी क्रियाओं में, इन उपापचयी क्रियाओं के कुछ लक्षण हैं। वो कौन कौन से लक्षण है कि यह उपापचयी क्रिया है? तो उपापचयी क्रिया का पहला नंबर लक्षण है कि जीवों में वृद्धि, जीवों में वृद्धि, जीवों में पोषण,
पोषण, जीवों में श्वसन, जीवों में उत्सर्जन, जीवों में प्रजनन। प्रजनन। इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण। इसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण, नई कोशिकाओं का निर्माण। इसके साथ साथ कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है कि हम यह प्राप्त कर सकते हैं, यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी जीव है उसमें उपापचयी क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। और उपापचयी क्रिया हो रही है तो वो कैसा प्राणी है, जीवित प्राणी है। यानी कि जीवित प्राणियों में उपापचयी क्रिया होगा। उपापचयी क्रियाओं के लक्षण क्या है, तो जीवों में वृद्धि करना, पोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन, प्रजनन, नई कोशिकाओं का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ध्यान रखेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि ये सारी चीजें अगर किसी भी वस्तु में हो रही हैं तो उनमें कौन सी क्रिया हो रही है, उपापचयी क्रिया। और उपापचयी क्रिया हो रही है तो वह वस्तु कैसा है, तो जीवित प्राणी। ये सारी चीजें हैं। पर यहाँ पर ये है कि इन सभी चीजों को करने के लिए, इन सभी चीजों को करने के लिए, इन्हें, ये सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए, ये सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए, प्रक्रियाओं को करने के लिए उन्हें कुछ पदार्थों की जरूरत होती है। उन्हें क्या होती है, कुछ पदार्थों की जरूरत होती है। संज्ञा दिया और न प्रकार में हाउ 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 ऊपर वाला ना ओकरा ऊपर बहुत देवा जे कटल कोई जैसे ना उनका फिर बर्बाद हो जाए। कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती देख लिया है, वो हो जाए उतने से खाली ताप देव तो हो जाए बस। कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन पदार्थों का, अब कहने का मतलब यह, कुछ पदार्थों की जरूरत होती है, यानी कि इन पदार्थों के आपूर्ति से ही, इन पदार्थों के आपूर्ति से ही ये सभी उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इसमें पॉइंट ये है, संपन्न होती हैं, यदि ये पदार्थ क्या हो जाए, यदि ये पदार्थ इनको न प्राप्त हों, सजीवों को या जीवित प्राणियों को प्राप्त न हो, जीवित प्राणियों को प्राप्त न हो, तो ये सारी जैविक प्रक्रियाएं क्या हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। ये सारी जैविक प्रक्रियाएं क्या हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात क्या है कि वो सारे पदार्थ कौन से हैं, वो सारे पदार्थ कौन से हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि उन पदार्थों में क्या है, तो उन पदार्थों में अगर हम देखें तो हमें मूल रूप से हमें चाहिए क्या, ग्लूकोज। हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज। हमें क्या चाहिए, एमिनो अम्ल। हमें क्या चाहिए, एमिनो अम्ल। और हमें क्या चाहिए, वसा अम्ल। हमें क्या चाहिए, वसा अम्ल। मूल रूप से बोल रहे हैं, चाहिए तो बहुत सारी चीजें, विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन के चाहिए, लोहा की अधिकता चाहिए, फिर से कैल्शियम की अधिकता चाहिए, सोडियम चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। इन सब की कमी से रोग होता है। लेकिन मूल रूप से जैविक प्रक्रियाओं का संचालन करना है तो हमें ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और फिर वसा अम्ल चाहिए, जिनकी प्राप्ति ग्लूकोज की प्राप्ति, एमिनो अम्ल की प्राप्ति, जिनकी प्राप्ति तथा वसा अम्ल की प्राप्ति, इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, तो इनकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है आपको कार्बोहाइड्रेट से,
कार्बोहाइड्रेट से प्राप्ति होती है ग्लूकोज की। इसके साथ ठीक, कार्बोहाइड्रेट सामान ले एक बगा हो, ठीक बजा। आप सुनिए ना, लौकवा लेना लिखा सुना ने, देखिए एगो हुक खानी होला टांगा ना झोरा लगाएगा जो हम एथी तर लाके क्या कहते सॉकर वो ले लिया अमेरिका। तो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है प्रोटीन से, ये प्राप्त होती है प्रोटीन से, और ये प्राप्त होती है आपको, ये प्राप्त होती है वसा से, फैट से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि ये सारी चीजें जो हमें प्राप्त हो रही हैं, ये सारी चीजें जो हमें प्राप्त हो रही हैं, पदार्थों में ग्लूकोज चाहिए, अमीनो अम्ल चाहिए, वसा अम्ल चाहिए, तो इनकी प्राप्ति किससे होती है? तो प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं हम? तो भोजन के रूप में लेते हैं, जितने भी हम लोग आलू लेते हैं, जितने भी हम लोग चावल लेते हैं स्टार्च के रूप में, या फिर हम जो है भोजन के रूप में क्या क्या लेते हैं? तो गेहूं लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के रूप में हम क्या लेते हैं? दाल लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं, ये सारी चीजें हमारी क्या है? राजमा लेते हैं, ये सारे प्रोटीन उसमें मिलते हैं। वसा क्या होता है? वसा के रूप में हम जो दूध इस्तेमाल करते हैं, या फिर वसा के रूप में हम जो विभिन्न प्रकार के तेलीय पदार्थ जो खाते हैं, सब्जियों में जो तेल वगैरह होता है, वो सारी वसा होती है। तो इनसे हमारा वसा अम्ल बनता है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनता है, और ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है। तो ये सारी चीजें बनती हैं। अब बात ये है ना कि कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना, प्रोटीन से जो अमीनो अम्ल बना, वसा से जो वसा अम्ल बना, तो ये सारी चीजें सजीवों में किसी सभी जगह पर नहीं बनती है, ये बनती हैं किसी दूर स्थान पर, जहां पर इनकी शरीर में जरूरत होती है। ये सारी क्रियाएं, ये सारी चीजें उन सजीवों के उन अंगों में नहीं बनती हैं, वह उन सजीवों के उपभोग स्थान से बहुत दूर बनती हैं। बात को फिर से समझेंगे। जैसे अगर हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा के लिए हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में, जैसे मुख में गया भोजन, तो मुख में ही उसको ऊर्जा मिल जाना चाहिए, ग्लूकोज वहीं पर मिल जाना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि पाचन हुआ छोटी आंत में, और छोटी आंत में पाचन हुआ, तो छोटी आंत में ही हमारा ग्लूकोज प्राप्त हुआ, और छोटी आंत में रसांकुर होता है, विलाई होता है, विलाई उस ग्लूकोज को अवशोषित किया, और वह ग्लूकोज अवशोषित करके खून से मिल गया, और खून जब शरीर के सभी भागों में दौड़ा, तो सभी कोशिकाओं को ऊर्जा मिली। अर्थात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना ये चाह रहे हैं कि सजीवों को जो ऊर्जा चाहिए, उनकी ऊर्जा का जो स्रोत है, वह स्रोत क्या है? कोशिका के स्थान से बहुत दूर स्थान पर है। मतलब अगर मुख की कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, तो भाई हमारा जो ऊर्जा प्राप्त हुआ, ऊर्जा तो पेट में हुआ, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में हमारा ऊर्जा बना, और मुख की कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, तो बताइए कि छोटी आंत से ग्लूकोज को जाना पड़ रहा है ना, कहाँ पे? मुख में या मुख की कोशिकाओं के पास। तो यहाँ पर जो छोटी आंत की कोशिकाओं के पास जो छोटी आंत में जो ग्लूकोज है, वह ग्लूकोज अगर हमारे मुख की कोशिका में, हाथ की कोशिका में, पैर की कोशिका में पहुंचाना है, तो पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चीज होना चाहिए जो उसको ढोकर ले जाने में मदद करेगा। तो जो चीज ढोकर ले जाने में मदद कर रहा है, वह जो है हमारा क्या कहलाता है? परिवहनकर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहनकर्ता। अब इसमें बात क्या होती है कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सजीवों के शरीर में केवल और केवल उपयोग लायक ही पदार्थ बनते हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके शरीर में अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं। अनुपयोगी पदार्थ मतलब वैसे पदार्थ जिनका उनके शरीर में कोई उपयोग नहीं है। अब उनके शरीर में उनका कोई उपयोग नहीं है, तो अगर वे हमारे शरीर में रहेंगी, तो उससे क्या होगा? शरीर को तो फायदा होगा नहीं। अब शरीर को फायदा होगा नहीं, तो क्या करना है? उन अनुपयोगी पदार्थों को शरीर के एक अंग से क्या करना है? दूसरे अंग के पास होते हुए उसे शरीर से बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए भी हमें परिवहनकर्ता की जरूरत है। अर्थात हम परिवहन की परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि हम कह सकते हैं शरीर में उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से सभी
सभी कोशिकाओं के पास पहुंचाना, सभी कोशिकाओं के पास पहुंचाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इज ए प्रोसेस इन विच, हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक प्रोसेस है इन विच उपयोगी पदार्थ, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जो हमारे यूज के लायक हैं, यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, और एक यूजलेस प्रोडक्ट है। तो यूजफुल प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए? यूजफुल प्रोडक्ट मूल स्थान से, यानी कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है वहाँ से सभी कोशिकाओं के पास पहुँचाना है, और बेकार पदार्थों को मूल कोशिकाओं से क्या करना है? गंतव्य स्थान तक ले जाना है। गंतव्य स्थान मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट पर, जहाँ से वह बाहर निकल सकते हों, तो वहाँ पर ले जाना है। और यही क्रिया हमारी क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ये है कि ये जो सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से जो मिलने वाली चीजें हैं हमें, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और वसा अम्ल जो है, ये सभी पदार्थ ऊर्जा की प्राप्ति कोशिकाओं से दूर किसी स्थान पर प्राप्त होते हैं। हमारे कहने का मतलब को समझिए। कहने का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज है, जो एमिनो अम्ल है, जो हमारे पास वसा अम्ल है, इन सभी पदार्थों से ये सभी पदार्थों से जो ऊर्जा की प्राप्ति है, कोशिकाओं से दूर किसी स्थान पर प्राप्त होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सारे पदार्थ इन सारे पदार्थों की जरूरत है कोशिका को, लेकिन ये सारे पदार्थ क्या है? कोशिका से कहीं दूर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? कोशिका से कहीं दूर बन रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि जब ये कोशिका से दूर बन रहे हैं, जब ये पदार्थ कोशिका से कहीं दूर बन रहे हैं तो इन्हें मूल स्थान से, यानी कि इन्हें मूल स्थान से कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? साधन की जरूरत होती है जिसे ट्रांसपोर्टर या परिवहनकर्ता कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या करता है? मदद करता है। अब बात यह है कि केवल और केवल उपयोगी पदार्थ ही नहीं बनता, यहाँ पर इसके अलावा सजीव प्राणियों के शरीर में अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं, जो सजीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः उन्हें भी उनके मूल स्रोत से गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की जरूरत होती है। गंतव्य स्थानों तक
पहुंचाने की जरूरत होती है, जिसे कौन पूरा करता है? होती है, जिसे कौन पूरा करता है? तो जिसे परिवहन करता ले जाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है। परिवहन क्या है? तो हम क्या कहेंगे कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवित प्राणियों के शरीर नीचे कर, जिसमें जीवित प्राणियों के शरीर में ऊर्जा को उसके मूल स्थान से, ऊर्जा को ना कहेंगे, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्थान से सभी कोशिकाओं के पास तथा मूल स्थानों से सभी कोशिकाओं के पास तथा अनुपयोगी पदार्थों को सभी कोशिकाओं से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। यानी कि हम पूरा समझा चुके हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवित प्राणियों के शरीर में उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्थान से सभी कोशिकाओं के पास तथा अनुपयोगी पदार्थों को सभी कोशिकाओं से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, परिवहन कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अब यहाँ पर बात ये है कि तब परिवहन तंत्र क्या है? तो हम कह सकते हैं कि परिवहन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह से बना तंत्र परिवहन तंत्र कहलाता है। परिवहन तंत्र कहलाता है। यह हमारा परिवहन तंत्र हो गया। अब बात यह है कि मनुष्य में परिवहन तंत्र के रूप में क्या क्या काम करता है, पादपों में परिवहन तंत्र के रूप में क्या क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन। अगर हम हर एक पॉइंट को देखें कि पौधों में पदार्थों का परिवहन किस तरीके से होता है, तो जो पौधे हैं उन पौधों में पदार्थों का परिवहन, पानी ठीक निकल, पौधों में पदार्थों के परिवहन क्या पीले हम भी लेनी है। ठीक बा, महकत की खबर दिन का ना है। ठीक है, अंदर तनी बाबू का हो रहा
किरासन मनुष्य पेट्रोल वगैरह है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन, अगर हम पौधों में पदार्थों के परिवहन की बात करें तो पौधों में पदार्थों का परिवहन को समझने से पहले हमें जानना होगा कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधे हमारे एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो एक कोशिकीय में हमारे पास आ जाएगा क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, यूग्लिना। और सरल बहुकोशिकीय पदार्थों की बात करें, सरल बहुकोशिकीय पौधों की बात करें तो उसमें हमारा क्या आ जाएगा, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इनमें क्या होता है कि अगर पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो इनमें ऐसा कुछ तंत्र वगैरह विकसित नहीं होता है। इनमें हम कह सकते हैं कि विसरण की प्रक्रिया के द्वारा इन सभी पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह परिवहन हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जब बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, जिसमें हमारे पेड़ पौधे की बात करें, तो हम बहुकोशिकीय पौधों की बात करें तो बहुकोशिकीय पौधों में अगर पदार्थों का परिवहन करना है, जैसे कि जल का परिवहन करना है पादप के जड़ से लेकर कहां पर, पत्तियों तक, तो वहां पर इन्हें पहुंचाने के लिए क्या नहीं चाहिए, इन्हें पहुंचाने के लिए यह विसरण मदद उतना नहीं करता है। विसरण की जरूरत होती है, लेकिन यह विसरण पौधे के जड़ से लेकर पौधे के सिरे तक अर्थात पौधे की पत्तियों तक पहुंचा दे जल को, ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा संभव नहीं है तो उन्हें जल को पहुंचाने के लिए या खाद्य पदार्थों को एक जगह से विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए इनमें कुछ न कुछ तंत्र स्थापित होता है, जिन तंत्रों को हम क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र। और उसमें जो अंग सहायक होता है वो होता है जाइलम और फ्लोएम। और इस प्रकार यह प्रक्रिया चलते रहती है, तो यह एक कन्वेक्शनल संवहन मंडल की तरह काम करता है। और यह मंडल क्या कहलाता है, संवहन मंडल कहलाता है। जाइलम एक संवाहक ऊतक है जो जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जबकि फ्लोएम जो है वह भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। आते हैं हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए कि पौधों में पदार्थों का परिवहन, तो पौधों में पदार्थों के परिवहन को हम अगर समझने से पहले देखें तो हम कह सकते हैं कुछ एक कोशिकीय पौधे, जैसे शैवाल का एक कोशिकीय पौधा होता है क्लेमाइडोमोनस, जैसे क्या होता है, क्लेमाइडोमोनस। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं यूग्लिना, हम क्या कह सकते हैं, यूग्लिना को याद रखेंगे, इसे हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, इसे हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन हमको मिला है 8th क्लास में पढ़ाने के लिए। मतलब पादप जगत का उभयचर का मतलब ये है कि यह जमीन पे भी रहता है, जल में भी रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसको उभयचर बोलते हैं। आप मेढक को उभयचर कहते हैं ना जी, क्योंकि जल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है। ठीक उसी प्रकार यूग्लिना जो होता है यह पादप जगत का उभयचर कहलाता है। चलिए लिख ही देते हैं, पादप जगत का उभयचर होता है, ठीक है, उभयचर कहलाता है यह। तथा सरल बहुकोशिकीय जीव, सरल बहुकोशिकीय पौधे, इसमें क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम क्या है, नील हरित शैवाल। तो इस नील हरित शैवाल में उपयोगी पदार्थों का परिवहन, उपयोगी पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तंत्र स्थापित नहीं होते हैं, विशेष तंत्र स्थापित नहीं होते हैं। इनकी आवश्यकता की पूर्ति
किसकी सहायता से हो जाती है? विसरण की सहायता से हो जाती है। किसकी सहायता से? विसरण की सहायता से हो जाती है। किंतु बहुकोशिकीय पौधों में, किंतु बहुकोशिकीय पौधों में, किंतु बहुकोशिकीय पौधों में यह बहुकोशिकीय जीवों में उपयोगी पदार्थों के परिवहन के लिए कुछ विशेष अंगों की जरूरत होती है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम समझेंगे कि कैसे कैसे विशेष अंगों की जरूरत होती है और कैसे बहुकोशिकीय जीवों में उपयोगी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तथा बेकार पदार्थों को उसके कोशिकाओं से गंतव्य स्थान तक ले आने में कौन कौन सा अंग भाग लेता है और कौन कौन से अंग के भाग लेने से कौन कौन सा मंडल बनता है और कौन कौन से मंडल के बनने से कौन सा तंत्र बनता है और उस तंत्र से हमारा कौन सा परिवहन तंत्र बनता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।